ऐसा मेंबर है, बीम कैसा मेंबर है भाई, बीम एक ऐसा मेंबर है जिसके ऊपर लेटरल डायरेक्शन से कोई लोड लगाते हैं तो क्या हो जाता है, उसके अंतर्गत बेंडिंग आती है, और उस बेंडिंग की वजह से ऊपर का जो फाइबर होता है उसमें कंप्रेसर जनरेट हो जाता है, और जो लोअर जो फाइबर होता है उसके अंतर्गत टेंशन जनरेट हो जाता है। एक बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा एक प्लेन आएगा जिसके ऊपर क्या होगा, अपना जो स्ट्रेस है उसकी वैल्यू क्या रहती है, जीरो रहती है ना? यही पढ़ा था अभी तक तो। और इसके लिए जो अप्लाई करते हैं अपन वो बेंडिंग इक्वेशन होती है, ये बेंडिंग इक्वेशन हो गई अपनी, है ना। बेंडिंग इक्वेशन के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, एम अपॉन आई एफ अपॉन वाई। यदि आपको मोमेंट आपको दे दिया जाए और यदि सेक्शन के अपन को प्रॉपर्टीज पता हो, सेक्शन की प्रॉपर्टी मतलब क्रॉस सेक्शन हो गया सीधा सीधा, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसका इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हो, न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ निकाल सकते हो, और बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हो, कितना मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस उसके अंतर्गत जनरेट हो रहा है। तो देखो, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग में दो तरह के इश्यूज आते हैं। एक तो अपना क्या आता है कि अपन को पहले ये चीज कैलकुलेट करनी होती है कि पर इसके कितना फोर्स आ रहा है या मोमेंट आ रहा है, ठीक है। एक आपको जैसे कंडीशन दी, अब कंडीशन में कुछ भी हो सकता है कि जैसे कि एक बीम है, एक छत है, एक छत के ऊपर इतना लोड आ रखा है, वो वर्क जो भी डेड लोड है या लाइव लोड, ठीक है। उस लोड के अकॉर्डिंग अपन को क्या करना है, मैक्सिमम मोमेंट की कैलकुलेशन कर लेनी है, इतना इसके अंतर्गत मोमेंट आ जाएगा। और उस मोमेंट के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, तो मोमेंट के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कितना जो क्रॉस सेक्शन अपन यूज कर लें जो इस मोमेंट को बियर कर लेगा, ठीक है। तो जो लोडिंग की वजह से जो मोमेंट जनरेट आया उसको अपन कह देंगे मैक्सिमम मोमेंट टू बी अप्लाइड, यानी इतना इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा होता है बीम का जो क्रॉस सेक्शन जो अपन ने चूज लिया है उसकी खुद की कितनी कैपेसिटी हो गई, तो कोई भी अपन ने एक क्रॉस सेक्शन लिया, अब वो कितना लोड को बियर कर सकता है, तो वो उसकी क्या कैपेसिटी हो जाती है, उसकी मोमेंट रजिस्टिंग कैपेसिटी, है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे, फिर अपन एक अप्रोक्सीमेट उसके जेड के अकॉर्डिंग, अप्रोक्सीमेट जेड, जेड यानी सेक्शन मॉडुलस के अकॉर्डिंग एक सेक्शन चूज करेंगे, फिर इस सेक्शन की अपन स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे कि ये सेक्शन जो है वो मेरी इतनी स्ट्रेंथ ले लेगा। उसके अलावा अपन एक शेयर का चेक करते हैं और एक डिफ्लेक्शन का चेक, सिंपल सा स्टेप ये। इसके लिए अपन ने बीम को पढ़ा था, सबसे पहले अपन ने दो तरह की बीम के बारे में पढ़ा था कि एक बीम तो अपनी होती है लेटरली सपोर्टेड। लेटरली सपोर्टेड का मतलब क्या होता है, जिसके अंतर्गत जो उसका कंप्रेशन फ्लैंज है, ठीक है, ये अपना क्या हो गया, ये कोई आई सेक्शन है, आई सेक्शन के अंदर दो फ्लैंजेस हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। जो ऊपर का जो फ्लैंज होता है उसको अपन कंप्रेशन फ्लैंज कहते हैं, ये जो इसका वर्टिकल मेंबर है इसको अपन बैक कहते हैं, और नीचे वाला फ्लैंज है इसको अपन टेंशन फ्लैंज कह देते हैं। तो जब कंप्रेशन फ्लैंज को अपन क्या करते हैं, लेटरल डायरेक्शन से सपोर्ट कर दें, इसको मान लिया कि मैंने कंक्रीट के अंदर एम्बेडेड कर दिया, ठीक है। तो अब ये जो क्रॉस सेक्शन है वो इसकी लंबाई के अकॉर्डिंग क्या बकल नहीं करेगा, ठीक है। तो अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि लोकल बकलिंग अपन ने क्या कर दी, इसकी रेस्ट्रेन कर दी ऊपर की फ्लैंज। तो इस तरह का जो बीम सेक्शन होगा उसको अपन कह देंगे लेटरली सपोर्टेड या फिर लेटरली रेस्ट्रेन बीम। और वहीं दूसरा केस ऐसा है जब इसके ऊपर कोई भी साइड से सपोर्ट नहीं लगा हुआ है, तो उसको अपन क्या कह देते हैं, लेटरली अनसपोर्टेड बीम, ठीक है। तो कल की क्लास में अपने लेटरली सपोर्टेड बीम की डिजाइन पढ़ ली थी, और लेटरली सपोर्टेड की सबसे इजी डिजाइन है, ठीक है। और जो स्टेप इसके अंदर 6-7 जो स्टेप थे, जैसे सबसे पहले अपन ने क्या किया, डायरेक्ट डिजाइन स्टेप की तरफ मैं आता हूँ। तो इसके अंतर्गत था फर्स्ट स्टेप जैसे हो गया कैलकुलेट फैक्टर लोड, उसके बाद अपन ने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम शियर फोर्स कैलकुलेट किया, उसके बाद सेक्शन मॉडुलस कैलकुलेट किया। सेक्शन मॉडुलस मतलब ये जेड पी रिक्वायर्ड है इन मोमेंट के अंदर, ये फॉर्मूला अपन ने कोड से ले लिया है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अपन ने सेक्शन मॉडुलस कैलकुलेट किया, सेक्शन में मॉडुलस आ गया, उसके बाद अपन ने ये प्लास्टिक सेक्शन आया था, उसके बाद इसको इलास्टिक में चेंज करने के लिए सेफ फैक्टर से उसको डिवाइड कर दिया। उसके अकॉर्डिंग एक ट्रायल सेक्शन चूज कर लिया, ट्रायल सेक्शन को फिर अपने सेक्शन की क्लासिफिकेशन किया, चार तरह का क्लास सेक्शन क्लासिफिकेशन था, प्लास्टिक सेक्शन, कॉम्पैक्ट, सेमी कॉम्पैक्ट और सिलेंडर। उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूज देखी कि अपने कौन सी तरह का सेक्शन है। उसके बाद अपन ने शेयर का चेक लगाया, और उसके बाद अपन ने हाई शेयर के लिए बात करी 0.6 BD के लिए, और उसके बाद मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी की, और अपन ने फाइनली डिफ्लेक्शन का चेक लगा दिया। ये सारे स्टेप थे, ये सारे स्टेप उसके अंतर्गत ही फॉलो करने, बस थोड़ा सा जो चेंज होगा वो अपन देख लेंगे। तो अपन क्या करेंगे, आज लेटरली अनसपोर्टेड की बात करेंगे, तो उसी के अंदर सपोर्टेड भी कवर हो जाएगा, ठीक है। और जिन लोगों ने सपोर्टेड वाला नहीं देखा है उसके लिए मैं आज एक वीडियो बना बना दी है, वो लास्ट जो रिकॉर्डिंग है उसको मैं तुमको भेज दूंगा, ठीक है, वहां से जाके देख लेना। यस सर। एक लेटरली अनसपोर्टेड के ऊपर, ठीक है। तो टाइप 2 कौन सी है भाई, लेटरली अनसपोर्टेड बीम।
लेटरली अनसपोर्टेड बीम की यदि अपन डेफिनेशन की तरफ आता है तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी अपन जैसे मान ली अब आई सेक्शन को ही अपन बीम सेक्शन मान के चलते हैं कि जब अपन इसकी देखी थी फुल फॉर्म भी ISHB MB WB की देखी थी उसमें क्या लिखा था, इंडियन स्टैंडर्ड बीम सेक्शन। अब इसको बीम सेक्शन क्यों कहते हैं, तो बीम की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, उसके सेक्शन मॉडुलस यानी कि जेड के ऊपर डिपेंड करती है। और जेड की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, न्यूट्रल एक्सिस से आप क्रॉस सेक्शन एरिया को दूर जितनी ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर फेंक दोगे तो उतनी ही ज्यादा उसका क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू इंक्रीज रहती है, इनर्शिया ज्यादा रहता है। ठीक है, तो आई सेक्शन के अंदर आपको दिख रहा है कि ज्यादातर जो एरिया होता है वो फ्लैंज के अंदर होता है, और फ्लैंज क्या होती है, न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर होती है। तो इसलिए आई सेक्शन को अपन मोस्ट सुटेबल सेक्शन मान के चलते हैं। इसके अलावा भी अपन ने जब अपन ने सेफ फैक्टर पढ़ा था यानी प्लास्टिक थ्योरी पढ़ी थी उसके अंदर भी अपन ने देखा था कि मिनिमम सेफ फैक्टर की वैल्यू किसके अंदर आ रही थी, आई सेक्शन के अंतर्गत आ रही थी। तो उसका मतलब भी क्या है कि इसके अंदर रिजर्व स्ट्रेंथ कम है, जितना सेक्शन की खुद की कैपेसिटी है उसको ज्यादातर अपन यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए अपन क्या करते हैं, आई सेक्शन को यूज करते हैं। अब यदि कंप्रेशन फ्लैंज है इसको रेस्ट्रेन नहीं किया, वो साइड से कोई सपोर्ट अपन ने नहीं दिया हुआ है यानी कि इसको कंक्रीट के अंदर अपन ने एम्बेडेड नहीं किया हुआ है, तो ये बीम क्या रहेगी मेरी, लेटरली अनसपोर्टेड बीम मेरी क्या कहलाएगी। ठीक है, वंस अगेन मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि लेटरली अनसपोर्टेड बीम क्या होती है, लेटरली अनसपोर्टेड ऐसी बीम होगी जिसके अंतर्गत जो कंप्रेशन फ्लैंज है साइड से सपोर्टेड नहीं रहेगी। ठीक है, उसको अपन कह देंगे लेटरली अनसपोर्टेड बीम। अब इसकी मोमेंट कैपेसिटी की अपन बात करें तो इसकी मोमेंट कैपेसिटी एक बात बताइए, लेटरली से सपोर्टेड से ज्यादा रहेगी या कम रहेगी, ऑब्वियसली कम रहेगी, क्योंकि अपन ने जो सपोर्ट जो लगा रहे थे वो सपोर्ट को नहीं लगाया है एक तरह से, तो कहीं ना कहीं अपन इसको क्या है रेजिस्टिंग पावर दे रहे थे, तो इसकी मोमेंट जो कैपेसिटी रहेगी वो एज कम्पेयर टू लेटरली सपोर्टेड के क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, जब अपन ने डिजाइन स्ट्रेंथ की बात करी थी, जो डिजाइन स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला था, डिजाइन स्ट्रेंथ डिजाइन मोमेंट कैपेसिटी दैट इज बीटा बी जेड पी एफ बी डी। वहां पे अपन ने क्या किया था भाई, जब अपन बात करते सपोर्टेड की तो वहां अपन डायरेक्टली क्या लिख देते थे, एफ बाई अपन गामा एम नॉट लिख देते थे। ठीक है, एफ बी डी की जगह अपन क्या लिख देते थे, एफ बाई गामा एम नॉट। और एफ बाई तो क्या थी, यील्ड स्ट्रेंथ थी, और गामा एम नॉट क्या था, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर मटेरियल्स के लिए अपन गामा एम नॉट की वैल्यू 1.1 यूज कर लेते थे। तो वहां तो अपन ने इसको यूज किया एफ बी डी की जगह, यहाँ पे अपन एक नई टर्म लेंगे क्योंकि ये जो टोटल जो स्ट्रेंथ है इसकी एज कम्पेयर टू सपोर्टेड के कम रहती है, तो इसलिए अपन यहाँ पे क्या रिप्लेस कर देते हैं, एफ बी डी रिप्लेस कर देते हैं। और एफ बी डी की वैल्यू के लिए अपन को थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, कोड के अंदर ये मेंशन है वो मैं अभी बताऊंगा आपको, आइए इस कोड को खोल के। ठीक है, बीटा भी क्या होता है, बीटा भी एक कांस्टेंट होता है जिसकी डिपेंडेंसी जो होती है वो होती है सेक्शन के क्लासिफिकेशन के ऊपर। सेक्शन क्लासिफिकेशन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इसके लिए वही पेज नंबर 18 के ऊपर एक टेबल दी हुई है, उस टेबल के अंतर्गत फ्लैंज का जो थिकनेस और विड्थ रेशियो है और वेब का थिकनेस और विड्थ का जो रेशियो है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपन सेक्शन का क्लासिफिकेशन करते हैं। चार क्लास अपन ने सेक्शन की हुई है, प्लास्टिक सेक्शन, कॉम्पैक्ट सेक्शन, सेमी कॉम्पैक्ट और सिलेंडर। उसके अकॉर्डिंग इस बीटा बी की वैल्यू अपन रखते हैं। प्लास्टिक सेक्शन कॉम्पैक्ट सेक्शन की जब बात करते हैं तो मोस्टली इसकी जो वैल्यू आती है वो 1 आती है। बाकी यदि वैसे निकालनी है तो इसको सेफ फैक्टर का जिसका अपन क्या कर सकते हैं, अपोजिट मान सकते हैं, क्योंकि सेफ फैक्टर क्या होता है, जेड पी अपॉन जेड ही होता है, और बीटा बी क्या होता है इसका रिवर्स यानी कि जेड ई अपॉन जेड पी होता है। तो बीटा बी की हमेशा वैल्यू क्या रहेगी, या तो 1 या फिर 1 से कम रहेगी। वहीं सेफ फैक्टर के केस में क्या होता है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, ऑलवेज 1 या फिर ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ बात करता हूँ, यदि प्लास्टिक या सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन के अंतर्गत यदि मैं डिजाइन मोमेंट कैपेसिटी इसकी कैलकुलेट करता हूँ तो क्या आ जाएगी भाई, जेड बीटा बी की वैल्यू तो मैंने 1 कर दिया, तो जेड पी एफ बी डी, एफ बी डी के लिए अपन कोड के अंदर अलग से टेबल्स दी हुई है, जैसे अपन ने कंप्रेशन मेंबर के अंदर एफ सी आर की वैल्यू कैलकुलेट की थी, हाँ एफ सी, हाँ एफ सी डी की वैल्यू कैलकुलेट की थी, उसके अंदर टेबल नंबर 9A 9B 9C यूज करी, उसी तरह से इसके लिए भी एक अलग से टेबल दिया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन की, तो सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन इलास्टिक सेक्शन में बीटा वी की वैल्यू जेड ई अपॉन जेड पी रख देंगे, जेड पी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जेड ई एफ बी डी यहाँ से आ जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, इसके अंदर जो डिफरेंस रहेगा वो सिर्फ क्या रहेगा, एफ बी डी की कैलकुलेशन अपन को यहाँ करनी है लेटरली अनसपोर्टेड के अंतर्गत, जबकि सपोर्टेड के अंदर अपन डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं। सिंपल इतना सा डिफरेंस है। तो बाकी अब जिस लोगों ने नहीं पढ़ा है वो भी तो एक बार वो पढ़ लीजिएगा और यहाँ से भी आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे सबसे पहले अपन क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप के अंतर्गत जो भी अपन को लोडिंग कंडीशन दे के रखता है, क्वेश्चन के अंदर जो भी लोडिंग कंडीशन मेंशन होती है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, फैक्टर लोड कैलकुलेट कर देते हैं। यदि वर्किंग लोड दिया हुआ है तो अपन क्या कर देते हैं, 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यदि फैक्टर में ही दी हुई है वैल्यू तो अपन कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, डायरेक्टली उस वैल्यू को पुट कर लेते हैं।
इसके अलावा जब भी मैंने कल भी बात किया था लास्ट क्लास के अंतर्गत कि यदि सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि जब डिफ्लेक्शन का चेक करते हैं तो हम सिर्फ जो फैक्टर लोड की जगह पर क्या यूज करते हैं, वर्किंग लोड यूज करते हैं, जबकि मोमेंट शियर फोर्स अपन कैलकुलेट करते हैं तो 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये तो अपना फैक्टर लोड का हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप के अंदर अपन क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की एंड शियर फोर्स की कैलकुलेशन अपन यहाँ पे करते हैं। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन और शियर फोर्स की कैलकुलेशन किसके अकॉर्डिंग करेंगे, वो की जाएगी उसकी एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग। यदि आपको बीम एक तो सिंपली सपोर्टेड बीम दे दी जाए, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम का मतलब क्या हो गया, सिंपल सा दोनों एंड क्या है, हिंज सपोर्टेड है, ठीक है। एक यदि कोई कंटिन्यूअस बीम दे दी जाए, एक यदि आपको कैंटिलीवर बीम दे दी जाए, तो ये वाला जो पोर्शन था जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंतर्गत आता है उसके अंदर अपन को कैलकुलेट करना है भाई मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। जिसमें कैंटिलीवर की बात करूँ, कैंटिलीवर के ऊपर एक यूडीएल लगा दिया मैंने डब्ल्यू इंटेंसिटी का, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा इसके, इस सपोर्ट से होगा, वो कितना होगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2 होगा। वहीं यदि मैं सिंपली सपोर्टेड के अंदर यूडीएल लगा देता हूँ तो इसके अंदर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होता है, इसके मिड स्पान पे होता है और उसकी वैल्यू क्या होती है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 होती है। वहीं यदि सिंपली सपोर्टेड में एडिशन में यदि मैंने पॉइंट लोड लगा दिया तो पॉइंट लोड की वजह से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, डब्ल्यू एल बाई 4। ठीक है, तो ये सारे वो स्टैंडर्ड केसेस हैं जो अपन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंतर्गत डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। तो अब जैसी बीम कंडीशन रहेगी उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने क्या किया, एक बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू और शियर फोर्स की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर ली। उसके बाद में अपन को क्या है, एक वैल्यू अपन अज्यूम करेंगे। ठीक है, एक वैल्यू अपन एज्यूम करेंगे जिसकी एफ बी डी की, और एफ बी डी क्या है यहाँ पे, अल्टीमेटली एक बेंडिंग डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ है जो अपन एज्यूम करते हैं। अब ये जो अपन एज्यूम करते हैं वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, जितने भी एनालिसिस हुए हैं उनके पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अपन इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। यदि कोई कंप्रेशन मेंबर होगा तो उसके अंदर 140 से 160 के समथिंग, और बीम सेक्शन की अपन बात करेंगे तो क्या होगा, 160 से 180। तो अल्टीमेटली अपन बीम की डिजाइन कर रहे हैं तो ये वाली वैल्यू अपन यहाँ से लेके चलेंगे। तो देखो ये वाला ही फॉर्मूला अपन मान के चल लेते हैं। एमडी की वैल्यू जो होती है, सीधा सीधा आप ये समझिएगा कि किसी भी बीम की बेंडिंग मोमेंट कैपेसिटी निकालनी है तो उसके अंदर क्या है, दो टर्म होंगे। एक तो होगा क्या, सेक्शन मॉडुलस, और दूसरा क्या होगा उसकी परमिसिबल स्ट्रेस है, चाहे किसी की बात कर लो आप। ठीक है, तो ये अपने बीम की बात करिए। अब जैसे अपन कॉलम की बात कर रहे थे, कॉलम के अंदर क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है और उसके साथ में परमिसिबल स्ट्रेस आ जाती है। वही शेयर की बात करेंगे तो शेयर स्ट्रेस आ जाएगा, मतलब जो भी शेयर का एरिया रहेगा और उसकी परमिसिबल स्ट्रेस उसके अंतर्गत आ जाती है। तो उसी केस के अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं एम की। तो यदि अपन को एम डी, यदि कोई भी फॉर्मूला ले लो, अब इसमें दो ही टर्म है, एक तो सेक्शन मॉडुलस है और एक क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस है, इससे मोमेंट आ रहा है। तो अब यदि अपने अप्रोक्सीमेट अपन ने वैल्यू किसकी एज्यूम करी, एफ बी डी की वैल्यू अपन ने अप्रोक्सीमेट वैल्यू एज्यूम करी है, तो अपन क्या कर सकते हैं भाई, इसको मैं इस तरह से कन्वर्ट कर सकता हूँ फॉर्मूले को। तो जेड पी रिक्वायर्ड यानी अप्रोक्सीमेट जेड पी रिक्वायर्ड की यदि मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, मोमेंट में एफ बी डी से मैंने डिवाइड कर दिया, सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या कर लूंगा, जेड पी रिक्वायर्ड में वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। अब जेड पी रिक्वायर्ड जैसे अपने पास आ जाएगा, तो अब तो ज्यादातर जो स्टील टेबल या फिर जो आई एस कोड अपना है IS 800, हाँ, उसके अंदर क्या है कि वैल्यूज अपने को मिलती है जेड ई की, यानी कि इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू अपन को मिलती है उसके अंतर्गत। तो अब यदि जेड पी अपन ने निकाला है और अपन को चाहिए जेड ई, तो अपन क्या करेंगे भाई, जो जेड पी है उसके अंदर सेफ फैक्टर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे सिंपली। और ये सेफ फैक्टर की वैल्यू की मैं बात करता हूँ, आई सेक्शन के अंतर्गत जो वैल्यू होती है वो होती है 1.08 से लेकर 1.18 के समथिंग होती है। और अप्रोक्सीमेटली जनरली अपन क्या मान के चल लेते हैं, यदि वैल्यू नहीं दी हुई है 1.13 अपन वैल्यूज की एज्यूम करके चल लेते हैं। तो यहाँ से अपन जेड ई रिक्वायर्ड भी निकाल लेंगे। जैसे आपके पास जेड ई रिक्वायर्ड आ गया, ठीक है, तो जेड ई रिक्वायर्ड से अब जितना रिक्वायर्ड है उससे बड़ा क्रॉस सेक्शन अपन क्या करेंगे, चूज करेंगे, कहाँ से, स्टील टेबल। सेक्शन कौन सा चूज करेंगे, आई सेक्शन, क्योंकि बीम सेक्शन अपन आई सेक्शन की बात कर रहे हैं। और आई सेक्शन के अंदर मैंने पहले स्पेसिफाई किया था आपको कि यदि अपन पर्लिन की डिजाइन कर रहे हैं जो अपन आगे पढ़ेंगे, उसके अंदर अपन लाइट सेक्शन की बात करते हैं, ISJB LB। बीम सेक्शन की बात करेंगे तो अपन ISMB और LB और WB की बात करेंगे। कॉलम सेक्शन के अंदर अपन ने ISHB की बात करी थी। ठीक है, तो ये सेक्शन उसी के अकॉर्डिंग है, किसी का वेट ज्यादा होता है, किसी का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग मोस्टली अपन क्या करते हैं, या तो ISLB MB या WB में से एक सेक्शन चूज करेंगे जिसकी वैल्यू जेड की जो वैल्यू है, जो जेड ई रिक्वायर्ड आई है उससे क्या रहे, ग्रेटर एक वैल्यू रहे। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू अपन जो क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा कैसे वैल्यू अपन को
लेके आनी है स्टील टेबल से, या फिर अपन कोड की अपन जब बात करेंगे, जब अपन ने एक सेक्शन ट्रायल सेक्शन जो चूज कर लिया वो कहाँ से, स्किल टेबल से, या फिर आईएस कोड के अंदर लास्ट पेजेस में दिया हुआ है कुछ टेबल्स, वहां से भी आप चूज कर सकते हो। चूज करने के बाद में अपन को क्या करना है, फिर सेक्शन का क्लासिफिकेशन करना है ना। भाई अपन ने एक सेक्शन मान लिया कि मैंने IS MB 300 को चूज कर लिया, तो उसके रिगार्डिंग जो भी उसकी रेस्पेक्टिव वैल्यूज हैं, थिकनेस ऑफ लाइन, विड्थ ऑफ लाइन, thickness of web, depth, height, radius of gyration, IXX, IYY, Z, ZE, ये सारी वैल्यू अपन वहां से स्टील टेबल से अपन को मिल जाएगी। के बाद में अपन को क्या करना है, जो सेक्शन अपनी ट्रायल सेक्शन जो चूज किया है उसके लिए अपन को स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और इसके अंदर स्लेंडरनेस रेशियो क्या रहेगा, H/TF। तो एच तो क्या होगी, उसकी हाइट होगी टोटल, ठीक है, ये भी अपन को स्टील टेबल से मिल जाएगी, और थिकनेस ऑफ फ्लैंज, ठीक है। तो ट्रायल सेक्शन के अपन यहाँ से क्या करेंगे, स्लेंडरनेस रेशियो वैल्यू की कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम टेबल नंबर 14 से, और पेज नंबर, मतलब जो IS कोड है उसके पेज नंबर 57 पे टेबल नंबर एक 14 दी हुई है, उसके अंतर्गत अपन सबसे पहले FCRB की वैल्यू निकालेंगे, यानी कैलकुलेट द क्रिटिकल स्ट्रेसेस की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और ये क्रिटिकल स्ट्रेसेस की वैल्यू किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी, स्लेंडरनेस रेशियो और H/TF की वैल्यू के ऊपर, ठीक है। ये दोनों वैल्यू अपन कैलकुलेट करेंगे, और टेबल अभी मैं क्वेश्चन के अंदर और क्लियर हो जाएगा। तो अपन वहां से टेबल नंबर 14 से दोनों वैल्यू चूज करके FCRB की वैल्यू कैलकुलेट, सबसे पहले अपन FCRB निकालेंगे टेबल नंबर 14 से, फिर उसके बाद टेबल नंबर 13A और 13B। अब इससे अपन FCRB के अकॉर्डिंग अपन वैल्यू निकालेंगे FBD की, ठीक है। तो अल्टीमेटली अपना जो एम था वो क्या था, FBD की वैल्यू कैलकुलेट कर निकालना था। तो उसके लिए पहले अपन को FCR की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ी, और FCR की हेल्प से अपन ने क्या किया, टेबल नंबर 13A या 13B जो भी अपन इसकी वर्किंग क्लास के अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे वैल्यू FBD। अब वो सारी वैल्यू आ जाएंगी, उसके बाद अपन क्या करेंगे, सेक्शन को क्लासीफाई करेंगे। सेक्शन को क्लासीफाई करने के बाद सेक्शन क्लासिफिकेशन के लिए वही अगेन टेबल नंबर 2 दी हुई पेज नंबर 18 पे DYTF और DYTW के अकॉर्डिंग वैल्यू चूज कर लेंगे। तो यहाँ से सेक्शन क्लासिफिकेशन हो जाएगा, सेक्शन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपन बीटा वी की वैल्यू रखते हैं। सेक्शन मेरा प्लास्टिक और कॉम्पैक्ट सेमी कॉम्पैक्ट आ रहा है, इसमें बीटा वी की वैल्यू में 1 रख देता हूँ, और दूसरे केस के अंदर ZE/ZP में रख के चलता हूँ। तो यहाँ से फिर मैं डिजाइन स्ट्रेंथ कैलकुलेट करूंगा, ये जो डिजाइन स्ट्रेंथ है वो मेरी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट से ग्रेटर इसकी वैल्यू आनी चाहिए। उसके बाद फिर चेक को शेयर करेंगे, शेयर के अंदर क्या करेंगे, जो शेयरिंग एरिया होता है, शेयर एरिया मेनली कौन लेता है, वेब लेता है, तो यहाँ पर वेब का एरिया आ जाएगा D/TW, तो F/√3 गामा एम नॉट, ये जी मैक्सिमम शेयर से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए। उसके लिए अपन सेक्शन को डिफ्लेक्शन का चेक भी करते हैं, ठीक है, जो कि अपन बीम कंडीशंस के अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो ये सारी जो स्टेप्स हैं ये अपन को फॉलो करनी है लेटरली अनसपोर्टेड बीम के अंतर्गत, ठीक है। एक छोटा सा अपन एग्जांपल यहाँ पे लेंगे, और एग्जांपल से समझेंगे कि अपन कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं आसानी, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिजाइन इज लेटरली अनसपोर्टेड, ठीक है, unsupported beam for a span of 2 meter which carry a UDL of 50 kilonewton per meter, the beam may be assumed as laterally unsupported, ठीक है। तो उसने मेंशन कर दिया कि अनसपोर्टेड बीम को डिजाइन करना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक बीम दिया हुआ है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम अपन को दे दिया, जिसने मेंशन नहीं किया था कौन सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम एज्यूम किया है, उसके अंतर्गत 50 किलोन्यूटन पर मीटर का एक यूडी पर लग सब्जेक्ट, ठीक है। एज पर डिजाइन स्टेप अपन पहली जो स्टेप थी वो क्या थी, फैक्टर लोड कैलकुलेट करना है। अब ये चाहे आपकी बीम अनसपोर्टेड हो चाहे सपोर्टेड हो, करना ही है। तो इसके अंदर इसने कहीं मेंशन नहीं किया है कि फैक्टर लोड है, तो फैक्टर लोड मेंशन नहीं किया, तो अपन ने क्या किया, सीधा 1.5 से इसके अंतर्गत मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू क्या आ गई, 75 किलोमीटर पर मीटर। नेक्स्ट स्टेप जो थी सेकंड स्टेप के अंदर अपन को क्या कैलकुलेट करना था, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होता है भाई, यदि सिंपली सपोर्टेड बीम है उसके ऊपर यूडीएल लगा हुआ है तो WL² 8, डब्ल्यू की वैल्यू अपन को फैक्टर्ड वाली यहाँ पे यूज करनी है 75, स्पान हो गया 2 एंड 8। तो यहाँ से जो अपन ने वैल्यू कैलकुलेट की तो वैल्यू आ गई मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की 37.5 किलोमीटर मीटर। नाउ अपन बात करते हैं मैक्सिमम शियर फोर्स की, तो यूडीएल के केस मैक्सिमम शियर फोर्स कहाँ होगा, रिएक्शंस के ऊपर होगा। रिएक्शन कितनी होगी, यदि सिमेट्रिकल दिख रहा है तो अपन को हाफ हाफ टोटल लोड कितना होगा, W/L, तो दो पार्ट डिवाइड कर दिया, WL/2 दोनों रिएक्शन आ जाएंगे, वही इसका क्या रहेगा, मैक्सिमम शियर फोर्स रहेगा। इसको भी हमने कैलकुलेट कर लिया 75 किलो। नाउ थर्ड जो स्टेप आती है उसके अंदर अपन को एज्यूम करना है FBD की वैल्यू। तो FBD की वैल्यू अपन ने अभी देखा था आई सेक्शन के अंदर कितनी एज्यूम करनी है,
170 से लेके 180 के समथिंग अपन को एज्यूम करनी, तो एज्यूम कर लिया 170 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो जैसे अपन ने एफ बी डी की वैल्यू को क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया, नेक्स्ट स्टेप के अंदर अपन को कैलकुलेट करना है जेड पी रिक्वायर्ड। तो जेड पी रिक्वायर्ड क्या होगा अपना, जो टोटल मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है उसमें एज्यूम्ड एफ बी डी की जो वैल्यू है उससे आप डिवाइड कर दोगे। अब जो एम की जो वैल्यू अपन निकाली किलो न्यूटन इंटू मीटर में, तो किलो न्यूटन को यदि न्यूटन में चेंज करेंगे तो 10⁻³ आएगा, और मीटर को एम में चेंज करोगे तो 9⁻³ आएगा। तो टोटल 10⁻6 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया वैल्यू को एम में चेंज करने के लिए। एफ बी डी की जो वैल्यू है अपन न्यूटन पर mm स्क्वायर के अंदर एज्यूम करिए। तो ये वैल्यू भी अपन को यूनिट सेम करने के लिए अपन ने कैलकुलेट किया। तो यहाँ से अपन ने देखा कि जेड पी रिक्वायर्ड की जो वैल्यू आई वो आ गई 22588.2 mm³। तो जब आपके पास जेड पी की वैल्यू आ जाती है तो जेड पी के बाद अपन को क्या निकालना होता है, जेड ई। ठीक है, यानी इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस निकालना है। यदि प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस आपके पास है तो अपन ने ये किया, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सेफ फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि सेफ फैक्टर क्या होता है, जेड पी अपॉन जेड ही होता है। ठीक है, तो अपन ने जेड पी में सेफ फैक्टर से डिवाइड किया, और सेफ फैक्टर यदि गिवन नहीं है तो आई सेक्शन के लिए नॉर्मली अपन क्या एज्यूम करके चलते हैं 1.13। यहाँ से अपन ने वैल्यू निकाली भाई जेड ई, यानी कि अप्रोक्सीमेटली अपन को इतना जो सेक्शन मॉडुलस है वो रिक्वायर्ड है। अब इस सेक्शन मॉडुलस रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, जाएंगे स्टील टेबल के अंदर। ठीक है, अब स्टील टेबल अपने पास वही अपने पास है यहाँ पे। तो अब उनको आई सेक्शन एज्यूम करना है, और आई सेक्शन कहाँ पे है, पेज नंबर 12 के ऊपर आई सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो पेज नंबर 12 पे अभी गए अपन। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है रोल्ड स्टील बीम सेक्शन, और अपने लिए जो रिक्वायर्ड जेड जेड की वैल्यू है वो क्या है, 195,210.79 mm³। देखो इसके अंदर वैल्यू अपनी mm³ के अंदर आई है, स्टील टेबल के अंदर यदि सेंटीमीटर क्यूब में मोस्टली वैल्यूज देके रखता है। तो mm³ को यदि अपन सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करें क्या कर देते हैं, सीधा 10⁻³ से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना वैल्यू क्या हो जाएगा, 195 ही हो गया। 195 सेंटीमीटर क्यूब वाली अपन को वैल्यू इससे ग्रेटर वाली यूज करनी है। तो ये सेक्शन है आई एस जे बी, इसके अकॉर्डिंग अपन को ये आई एक्स दिया हुआ है, आर एक्स दिया हुआ है, इसके बाद में इसका जेड ई दिया हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे जेड एक्स लिख रहा है अपन। ठीक है, तो ये टेबल के अंदर जो वैल्यू है वो लास्टिक वैल्यूज ही, तो अपन यहाँ पे आएंगे, और अपन की जो ग्रेटर वाली जो वैल्यू अपन को लेके चलनी है, ग्रेटर चाहिए अपन को 195 से। तो 195 से जो ग्रेटर वैल्यू है, हाँ 195। ठीक है, तो अपन यहाँ यूज कर सकते हैं, या तो अब देखो 195 से 222.4 ये वाला सेक्शन यूज कर सकते हैं आप, आई एस एल बी 225। ठीक है, यदि एलबी का चूज नहीं करना चाहते हो, एमबी में जाना चाह रहे हो, तो आई एस एम बी 200 यूज कर सकते हो, जिसके अंदर 223.5 वैल्यू। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आई एस एल बी चूज कर रहे हो या एम बी चूज कर रहे हो। मोस्टली आप कोशिश करना एम बी चूज करना, क्योंकि बाकी चीजों में फिर फेल नहीं होगा, क्योंकि ये सेक्शन लाइट ही नहीं होता है, मीडियम सेक्शन होता है। जो एल बी होता है वो लाइट सेक्शन होता है, तो हो सकता है वो सीयर के अंदर आपका फेल कर जाए। तो मोस्टली जितना हो सके कोशिश करना एम बी या डब्ल्यू बी की तरफ। ठीक है, तो एम अपन गए थे यहाँ पे 200, अपन ने यहाँ से ट्रायल सेक्शन ले लिया। 200 के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज अपन यहाँ से पिक कर लेंगे। इसके अंतर्गत जैसे कि एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू क्या है, डी की क्या है, जेड एक्स की क्या है, जो भी अपन को रिक्वायर्ड है। तो लेट अस ट्राई द सेक्शन आई एस एम बी 200। आई एस 200 जो था आई एस एम बी, उसको मैंने यहाँ पे बना लिया। इसकी जो विड्थ ऑफ फ्लैंज की वैल्यू है जो स्केल टेबल से ली 100 mm है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज 9.8 mm है, थिकनेस ऑफ वेब 5.7 mm है। B1 की जो वैल्यू है, B1 की वैल्यू क्या होती है, जो रोड सेक्शन होता है जिसको हाफ कर देते हैं, विड्थ ऑफ फ्लैंज को हाफ कर देते हैं, तो वो वैल्यू B1 की आ जाती है। टोटल जो डेप्थ है वो 200 mm दिया हुआ है। ठीक है, जेड एक्सेस की वैल्यू 224 mm³ सेंटीमीटर क्यूब में 224 थी, तो इसको अपन mm में किया तो 30 अपन ने लगा दिया इसके साथ में। ये सारा जो डेटा है वो अपन ने स्टील टेबल से यहाँ पे कॉपी कर। ठीक है, ये डेटा कॉपी करने के बाद में अपन को एक चीज निकालनी होती है, स्मॉल डी। ठीक है, स्मॉल डी क्या होता है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये होता है अपना स्मॉल डी, इसको अपन सेक्शन क्लासिफिकेशन के अंदर यूज करते हैं। तो इसमें क्या दोनों तरफ की फ्लेंज को माइनस कर देना, और एक जो अपना R1 होता है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, रोल्ड होता है, मतलब क्या राउंडेड शेप होता है, तो उसको अपन जब तक शार्प एज में बनने लग जाए प्रॉपर, तक जो थिकनेस है वो 5.8 तक आ जाती है, उसको अपन कैलकुलेट करते हैं। तो इसके अंदर अपन क्या कर देते हैं, 2R1 को और माइनस कर देते हैं। तो स्मॉल डी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, डी माइनस 2TF+R1। यहाँ से अपन स्मॉल डी की भी वैल्यू कैलकुलेट कर दी। अब अपन जाएंगे सीधे सेक्शन क्लासिफिकेशन और स्लेंडरनेस रेशियो की तरफ।
तो सबसे पहले स्टेप 7 की अपन बात करें, कैलकुलेट स्लेंडरनेस रेशियो। तो स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है भाई, KL अपॉन आर मिनिमम, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये अपन ने कंप्रेसर मेंबर के अंदर खूब सारा यूज किया हुआ है। और ये डिपेंड करता है इसकी एंड कंडीशंस के ऊपर। सिंपली सपोर्टेड है तो दोनों एंड क्या होते हैं, हिंज होते हैं, तो के की वैल्यू क्या होगी 1। स्पान की बात करूँ, स्पान 2 मीटर दिया तो 2000 हो गया। आर मिनिमम, तो आर मिनिमम अपन यहाँ से ये वैल्यू अपने दे रखी है आर एक्स और आर वाई बाई, तो मिनिमम कौन सी आर वाई बाई यानी कि 21.5 अपन यहाँ से यूज कर लिया। तो स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू आ गई 93.3। के बाद में अपन ने कैलकुलेट किया एच वाई टी एफ, क्योंकि जो टेबल नंबर 14 है उसके अंदर एफसीआर की जो वैल्यू स्लेंडरनेस रेशियो एच वाई टी एफ के अकॉर्डिंग ही दी हुई है। तो उसके लिए अपन ने एच की वैल्यू 200 होगी, टी एफ जो अपन ने क्वेश्चन के अंदर जो सेक्शन अपने चूज किया ट्रायल सेक्शन की उसकी प्रॉपर्टी की अपन बात कर रहे हैं, और ये वैल्यू अपनी आ गई 18.51। ठीक है, अब 18 पॉइंट अपने पास दोनों वैल्यू आ गई, स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू आ गई, एच वाई टी एफ की आ गई। अब इसके अकॉर्डिंग अपन गए कोड के अंतर्गत, ठीक है, तो कोड अपने पास है IS 800, और उसका भी पेज नंबर अपन को जाना है 57। तो पेज नंबर 57 पे अपन गए, 54, 57, ठीक है, ये 57 है। तो 57 में देखो अब यहाँ पे दे रखा है अपन को FCRB की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्रिटिकल स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्रिटिकल स्ट्रेस की वैल्यू KL अपॉन आर की वैल्यू अपनी 90 के समथिंग थी, यानी कि 90 और 100 के बीच में रहेगी। उसके बाद इधर एच बाई टी एफ की वैल्यू रखी है, वो भी कितनी है 19 है, यानी कि यहाँ पे आएगा, यानी कि डबल इंटरपोलेशन अपन को लगाना है। तो अगर फिर बजाय देखो इन दोनों के बीच में तो बहुत कम डिफरेंस है, तो आप उसका सीधा एवरेज ले सकते हो, तो 19 के ऊपर आ जाएगा, 18 और 20 के समथिंग। तो अपन को ये वाली वैल्यू 4 पिक करी यहाँ से, इस टेबल को मैं यहाँ से उठा के ले गया, ठीक है। तो एक तो 90 पे, एक 100 पे, दोनों की वैल्यू, एक 18 पे और एक 20 पे, इन चारों वैल्यू को मैं यहाँ से कॉपी करके पेज नंबर 17 पे टेबल नंबर 14 से एफसीआर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं ले आया, ठीक है। 90 के अकॉर्डिंग जो 18 पे वैल्यू थी वो तो 400.2 हो गई, 20 के ऊपर ये हो गई, 100 पे ये वाली वैल्यू होगी, तो मैंने क्या किया इन दोनों का एवरेज लिया, और इन दोनों का एवरेज लिया, तो ये वैल्यू अपने 19 के ऊपर आ गई। अब मेरे को क्या लगा निकालना है, वैल्यू निकालनी है 93.3 का, तो अगेन इंटरपोलेशन निकालें, यानी कि फर्स्ट वाली वैल्यू अपन कैसे करते थे, y1 प्लस y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू x माइनस के x, ये अपना इंटरपोलेशन का फॉर्मूला होता है जो मैथमेटिक्स से अपन लगाते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन को वैल्यू मिल जाएगी 93 के ऊपर, यानी सिलेंडर जिसका 93 हो और एच वाई टी एफ की वैल्यू 90 हो, इसके अकॉर्डिंग अपन ने वैल्यू निकाली एफ सी आर बी की। तो एक स्टेप तो हो गया अपने एफ सी आर बी की वैल्यू कैलकुलेट करना। नेक्स्ट जो स्टेप है उसके अंदर अपन एफ बी डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो एफ बी डी की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एफ सी आर बी के, तभी अपन ने एस आर बी कैलकुलेट किया है। तो इसके लिए अगेन कोड के अंदर दे रखी है वैल्यू वहीं पे, ये टेबल नंबर 14 थी, टेबल नंबर 13A और टेबल नंबर 13B, ठीक है, ये रहा। तो द डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग लेटरल बकलिंग FBD अल्फा LT इक्वल टू 0.21, ठीक है। अब इसके अंदर दो चीज आ रही है, एक अल्फा टी एल टी की वैल्यू 0.21 हो, और सेकंड जो टेबल है वो है अल्फा एल टी की वैल्यू 0.49 हो। तो अब सबसे पहले अपन को ये समझना है कि अल्फा की समस्या क्या है, ठीक है। तो अल्फा की क्या समस्या है, टेबल नंबर 13-14, ये डिजाइन स्टेप के अंदर अपन को दोबारा जाना पड़ेगा, वहां पे इसकी टॉर्जनल बकलिंग के रिलेटेड चीजें होती हैं, टॉर्जनल बकलिंग के रिलेटेड चीजें होती हैं, ये भी अपन कोड में के और वापस चले जाएंगे यहाँ से डिजाइन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे अपन को मिलेगा देखो अल्फा एल टी, ये होता है इम्परफेक्शन पैरामीटर फॉर गिवन सेक्शन, ठीक है। तो देखो अल्फा एल टी की जो वैल्यू है, यदि रोल सेक्शन की अपन बात करते हैं तो रोल सेक्शन के अंदर जो वैल्यू क्या होती है अपनी 0.21, और यदि बेल्डेड स्टील सेक्शन की अपन बात करेंगे तो क्या होता है 0.49। तो अब अपन कौन सा सेक्शन चूज किया, अपन रोल सेक्शन चूज किया, यानी अल्फा एल टी की वैल्यू क्या लेंगे अपन 0.21 लेंगे, और अल्फा की वैल्यू 0.21 के अकॉर्डिंग टेबल नंबर कौन सी दी हुई है अपनी 50, ये वाली 13A, ठीक है। अल्फा रोल सेक्शन के लिए अपन ये वाली टेबल यूज, तो अभी अपन ने किसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी, एफ सी आर बी की वैल्यू कैलकुलेट की थी। तो एफ सी आर की वैल्यू अपनी 300 के समथिंग आई थी, यानी इन दोनों के बीच में आई थी 300 कुछ कुछ। के बाद में ऊपर दिया हुआ है यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ अपन 250 पे कैलकुलेट करते हैं, तो यानी 250 के अकॉर्डिंग अपनी ये दो वाली वैल्यूज आ गई 172.7 1.6
तो अगेन अपन क्या करेंगे, इंटरपोलेशन अपन दोबारा से लगाएंगे। तो एफसीआरबी की वैल्यू अपन ने 400 पे देखी और 350 पे देखी अकॉर्डिंग टू एफ वाई। ये दो वैल्यूज आई, ठीक है। और अपन को किस पे वैल्यू करनी है, 374.74 कैलकुलेट करनी है। तो अगेन इंटरपोलेशन लगाया और एफ बी डी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब एफ बी डी की वैल्यू आ गई तो अपन को क्या है, अपन को क्या निकालना है, अल्टीमेटली डिजाइन स्ट्रेंथ निकालनी है, यानी कि एम डी की वैल्यू निकालनी है। और एम डी की जो वैल्यू है वो क्या होती है भाई, बीटा बी। अपन ने देखा था 3 टर्म इसके अंदर आ रही थी, बीटा बी, एक आ रहा था अपना जेड पी, है ना, और थर्ड बना रहा था एफ बी डी। तो एफ बी डी की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर लिए, जेड पी की वैल्यू अपन कैलकुलेट की, जेड एक्स ई अपन ने निकाल लिया है भाई, टेबल से जो चूज करके लाए अपन वो जेड पी हो गया। जेड पी के लिए अपन क्या करेंगे, से फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे अगेन 1.13 से। अब अपन को चाहिए बीटा बी। बीटा बी की डिपेंडेंसी होती है सेक्शन की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अब सेक्शन क्लासिफिकेशन अगेन अपन को करना है, तो सेक्शन क्लासिफिकेशन के लिए अगेन अपन जाएंगे टेबल नंबर 2 के पास, ठीक है। तो टेबल नंबर 2 के अंदर क्या था, टेबल नंबर 2 के अंदर गए अपन पेज नंबर 18 के ऊपर। हाँ, ये आ गए अपन टेबल नंबर, ये रही अपनी टेबल नंबर 2, ठीक है। अब टेबल नंबर 2 के अकॉर्डिंग अपन को देखना है लिमिटिंग विड्थ ऑफ सेक्शन थिकनेस रेशियो। तो इसके अंदर क्लास फर्स्ट की कंडीशन ये है, सेकंड की है, थर्ड की है। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग एलिमेंट ऑफ कंप्रेशन प्लेन, इन कंप्रेशन प्लेन्स की बात करेंगे और वो भी रोल्ड सेक्शन की। तो रोल्ड सेक्शन के अंदर अपन सबसे पहले क्या देखेंगे, बी बाई टी एफ। क्या निकालेंगे भाई, बी बाई टी है। तो बी तो क्या हो गया, वही अपन ने देखा था कि टोटल जो बिट्स ऑफ लेंथ 200 थी, तो बी का आधा कर दिया यानी 100। थिकनेस ऑफ लेंथ, ठीक है, थिकनेस ऑफ लेंथ अप्रोक्सीमेटली 10 थी, तो उसको अपन ने डिवाइड किया। तो अब कौन सी रेंज के अंदर वो लाई कर रहा है, यहाँ से अपन देखेंगे सेक्शन क्लासिफिकेशन को। तो बी की वैल्यू कितनी हो गई भाई, टोटल 100 होगी यदि बिट, तो 50 हो जाएगी, अपन यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। तो बी की वन क्या हो गया 50। तो 50 अपॉन टी एफ थिकनेस ऑफ लाइन 10.8, और ये वैल्यू यदि 9.4 एप्सिलॉन से कम है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है टेबल के अंतर्गत। यदि ये वैल्यू 9.4 एप्सिलॉन से कम है, तो ये वैल्यू क्या रहेगी अपनी प्लास्टिक सेक्शन के अंदर। एप्सिलॉन क्या होता है, ये होता है 250 अपॉन अंडर रूट एफ वाई, ठीक है। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है 250 अपॉन अंडर रूट, 250 अपॉन एफ वाई अंडर द रूट। तो एफ वाई की वैल्यू 250 है, 250 से 250 कैंसिल आउट कर देंगे, एप्सिलॉन की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है, सिंपल सा यहाँ से। तो कंप्रेशन प्लेन क्या हो गया, प्लास्टिक हो गया। उसके बाद अपन चेक करते हैं वेब को। वेब के लिए अपन कैलकुलेट करते हैं डी बाई टी का। डी, अब डी अपन ने देखा था ओवरऑल डेप्थ में से 2 TF+R1 माइनस किया था अपन ने, अब तक किया हुआ है ये वाला। तो डी की वैल्यू भी है, टी डब्ल्यू की वैल्यू भी है। यदि इन दोनों की जो वैल्यू है वो यदि 84 एप्सिलॉन से क्या आ जाती है कम, तो सेक्शन प्लास्टिक रहेगा। अब कंप्रेशन और वेब दोनों ही क्या है प्लास्टिक में, तो टोटल अपन कह सकते हैं कि जो ओवरऑल जो सेक्शन है वो मेरा क्या रहेगा, प्लास्टिक रहेगा। अब ओवरऑल सेक्शन प्लास्टिक हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, बीटा बी की वैल्यू भी क्या हो गई, 1 यहाँ से हो गई, ठीक है। तो नाउ कैलकुलेट द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ ट्रायल सेक्शन। तो एम डी इक्वल टू बीटा बी जेड पी एफ वाई। अब जेड पी कैलकुलेट करना है तो क्या करना है, जेड एक्स के अंतर्गत से फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है 1.13 से। तो जेड पी की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई, एफ बी डी की। यहाँ से अपन ने अल्टीमेटली उसकी क्या निकाली, डिजाइन मोमेंट कैपेसिटी निकाल दी, जो कि अपनी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट से ज्यादा आनी चाहिए, ठीक है, जो अपन ने पहले कैलकुलेट किया। देन ओके है, यदि नहीं आती है तो अपन क्या करना है, रिवाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट चेक अपन करते हैं, चेक फॉर शियर। शियर के अंतर्गत वही शियर वाला एरिया आता है। शियर कौन बियर करता है, वेब करता है ओनली। वेब का एरिया क्या हो जाएगा, टोटल ओवरऑल डेप्थ डी इंटू थिकनेस ऑफ वेब, ठीक है। तो ये अपना इसका क्रॉस सेक्शन हो गया ए बी इंटू एफ वाई 250 और √3 गामा एम नोट की वैल्यू 1.1 होती है। वही अगेन अपन ये जो वैल्यू आएगी वो न्यूटन पर किसमें आएगी, न्यूटन में आएगी, ठीक है। तो उसको किलो न्यूटन में चेंज करना है, तो अपन क्या कर देते हैं 10 की पावर 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये वैल्यू आ गई। देखो ये इसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम शियर फोर्स से वैल्यू कम आनी चाहिए, ठीक है। कम आती है तो सेफ है, अदरवाइज फिर वही सेक्शन को रिवाइज करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट जो लास्ट चेक आता है वो आता है डिफ्लेक्शन का चेक, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन के चेक के अंदर अपन को क्या करना है, अपने कोड के अंदर वैल्यूज दी हुई है परमिटेड की, ठीक है, कितना अपन को परमिट करना है। इनके अंतर्गत अपन बात करते हैं स्पान बाई 300 की वैल्यू, इतना अपन परमिट कर देते हैं, जितना बड़ा स्पान है उसमें 300 से डिवाइड कर दो तो अपन इतना परमिट कर देते हैं, ठीक है। तो स्पान की लेंथ कितनी है 2000, 300 डिवाइड किया तो परमिशन परमिट जो डिफ्लेक्शन आया वो कितना आया 6.67 आ गया। अब जो मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट जो डिफ्लेक्शन आएगा वो इससे कम आना चाहिए, ठीक है। अब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की बात करूँ तो ये भी अपना डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है जो अपन सॉम के अंतर्गत यूज करते आए हैं। तो यदि कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है उसके ऊपर यदि यूबीएल लगा हुआ है तो उसकी वजह से डिफ्लेक्शन आता हुआ आता है 5/2
384 WL4EI। ई क्या होता है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्टील की, चाहे कोई सी भी ग्रेड हो, 2 × 10⁵ mm²। इनर्शिया जो अपने ट्रायल सेक्शन दिया उसका स्टील टेबल के अकॉर्डिंग अपने चूज कर लेना IXX वाली वैल्यू। एल की बात करें तो ये स्पान लेंथ हो जाएगी। अब यहाँ हम बात करते हैं डब्ल्यू की। तो ये मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे गलती होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अपन यहाँ पे फैक्टर को ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे फैक्टर नहीं लेना है, यहाँ पे लेना वर्किंग लोड, यानी कि वर्किंग कितना था 50 और फैक्टर अपन ने कर दिया था तो 1.75 आ गया था। तो यहाँ से जो मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू आई वो आई 2.3 नहीं आई भाई 2.32, जो कि अपनी परमिसिबल कितनी है, यानी कितना अपन परमिट कर सकते हैं 6.67 यदि आ जाता है तब तक हमें कोई इश्यू नहीं है, तो ये परमिट लिमिट के अंतर्गत है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अपना एक क्रॉस सेक्शन है वो क्या हो गया, सेफ हो गया। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, लेटरली अनसपोर्टेड बीम की डिजाइन कर सकते हैं।